खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक कांड की गुत्थी सुलझने की बजाय आज उलझ गई है। अंबानी के घर के बाहर जिस कार में विस्फोटक रखा हुआ था, उस कार का मालिक होने का जिस शख्स ने दावा किया था, आज उसकी भी लाश मिली। इसके बाद इस पूरे कांड का रहस्य और भी गहरा गया है। इस बीच मुंबई पुलिस यकीन मानिए सवालों के घेरे में है, कटघरे में आ गई है। बीजेपी ने इस पूरे कांड से जुड़े कुछ ऐसे दावे भी किए हैं जिससे मुंबई पुलिस के एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को अपनी सफाई में सामने आना पड़ गया है। कुल मिलाकर इस कांड में अपराधी अब तक जांच एजेंसियों से 2 कदम आगे नजर आ रहा है और ये यकीन होता चला जा रहा है। पहले लावारिस कार, फिर धमाके का सामान और अब लाश। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले मौत के सामान की गुत्थी किसी थ्रिलर फिल्म की तरह हो गई है, जिसकी जांच में न तो कोई सिरा मिल रहा है और न ही कोई सुराग। जांच एक कदम आगे जाती है और कुछ ऐसा हो जाता है कि जांच एजेंसियां 2 कदम पीछे चली जाती हैं। मुकेश अंबानी के घर के नजदीक विस्फोटक भरी कार मिलने का मामला किसी सस्पेंस फिल्म की तरह हो गया है। विस्फोटक भरी कार 25 फरवरी को मिली। 8 दिन बाद पुलिस के सामने इस केस से जुड़ा अगर कोई एकमात्र चेहरा था तो वह चेहरा था मनसुख हिरेन का, जो इस स्कॉर्पियो कार के मालिक थे। लेकिन अब इस कार मालिक की लाश मिली है। यह है मनसुख हिरेन। अंबानी के घर के बाहर जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में विस्फोटक मिला था, उसके मालिक मनसुख हिरेन ही थे। इनकी कार वारदात से पहले ही चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट भी इन्होंने थाने में दर्ज कराई थी। मनसुख की लाश मिलते ही अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटकों से भरी कार का मामला बेहद सनसनीखेज हो गया है, क्योंकि लाश जिस हालत में मिली है उससे यह अंदाजा नहीं लग पा रहा कि मनसुख की हत्या हुई है या उन्होंने खुदकुशी की है या वो किसी हादसे का शिकार हुआ है। मनसुख की लाश ठाणे के कलवा की खाड़ी में मिली। वो कल यानी बुधवार की रात 9:30 बजे घर से निकले थे और फिर वापस नहीं आए। उनके लापता होने की जानकारी उनके परिवार ने दी, जिसके बाद ठाणे में एक लावारिस लाश मिलने पर मनसुख की पहचान हुई। मैं इस वक्त मनसुख हिरेन के बिल्डिंग के बाहर हूँ। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर मनसुख हिरेन अपने परिवार के साथ रहते हैं। आप देखिए, उनके साथ काम करने वाले या उनको जानने वाले लोग उनके घर के ठीक नीचे इंतजार कर रहे हैं और हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। मिलनसार आदमी थे, अच्छे आदमी थे, व्यापारी थे, वो कोई दुनियादारी में उनको कोई लेन देन नहीं था। ये हादसा हुआ है तो वो चीज़ का भी क्या बोल सकते हैं, कोई नहीं। वी आर इन शॉक, कंप्लीट शॉक। मनसुख की लाश मिलने के बाद मुंबई पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यह है कि इस हाई प्रोफाइल मामले में अगर मनसुख की एक चेहरा थे तो उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। मामला यहीं खत्म नहीं होता। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने जो दावा किया है, उसने मुंबई पुलिस पर कई तरह के और सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि मनसुख हिरेन की जिस दिन गाड़ी खराब हुई, उससे पहले से वो मुंबई पुलिस के संपर्क में थे। मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वाजे से मनसुख की कई बार बात हुई थी। ये बातचीत गाड़ी चोरी होने से पहले हुई थी। मनसुख ने गाड़ी चोरी होने की शिकायत मुंबई के विक्रोली थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन विक्रोली थाने से निकलकर वो क्रॉफर्ड मार्केट तक गए थे, जहां मुंबई पुलिस का मुख्यालय है और सचिन वाजे मुख्यालय में ही पोस्टेड थे। देवेंद्र फडणवीस के इस दावे के बाद मनसुख की लाश मिली है, जिससे ये मामला बेहद पेचीदा हो गया है। मनसुख की लाश मिलने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस पर हमला बोला है। फडणवीस का कहना है कि जिस वक्त उन्होंने मनसुख और सचिन वाजे के रिश्तों को लेकर सवाल उठाया, उसी वक्त मनसुख की मौत हो जाती है। इसलिए अब इसकी जांच एनआईए से होनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण को एनआईए को हैंडओवर किया जाए, इस प्रकार की हमारी मांग है। पुलिस की जब इंक्वायरी चालू है, ऐसे समय उनकी मौत, ये मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से संदेह पैदा कर रहा है।
देवेंद्र फडणवीस ने सचिन वाजे का नाम लेकर कई सवाल भी विधानसभा में पूछे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने विस्फोटक कांड की जांच को लेकर विधानसभा में कई सवाल भी उठाए हैं। फडणवीस का कहना है कि इस मामले की जांच शुरुआत में ही सचिन वाजे को सौंपी गई, फिर 8 दिन बाद ही सचिन को जांच से क्यों हटा दिया गया। फडणवीस ने मांग उठाई है कि मनसुख क्रॉफर्ड मार्केट में किससे मिला। इतना ही नहीं, फडणवीस ने यह भी पूछा कि सचिन वाजे किन परिस्थितियों में सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे और धमकी भरा पत्र भी उन्हें ही कैसे मिला। इस सब की जांच होनी चाहिए। देखिए, देवेंद्र फडणवीस इस मामले में मुंबई पुलिस के जिस अफसर के बारे में बात कर रहे हैं या उनका नाम ले रहे हैं, उनके बारे में कुछ जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उनका इतिहास भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, दिलचस्प नहीं है। नाम सचिन वाजे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर हैं। 2004 में हिरासत में एक मौत हो गई थी उनके, और इसीलिए एक मामले में उनको निलंबित कर दिया गया था 2004 में। 2020 में यानी 16 साल बाद सचिन फिर से नौकरी में बहाल हुए हैं। बहाल होते ही उन्हें क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग मिल गई। निलंबन के दौरान 2007 में उन्होंने पुलिस विभाग से इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। 2008 में वो शिवसेना में भी शामिल हुए थे। सचिन वाजे का नाम इस सनसनीखेज मामले में सामने आने के बाद उनसे भी रिएक्शन लिया गया, लेकिन वो अपने आप को आरोपों से अलग करते हैं, इनकार कर रहे हैं। उधर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख आज इस पूरे मामले में एक और दावा करते दिखे। उन्होंने बताया कि जिस मनसुख हिरेन ने विस्फोटक से भरी गाड़ी के मालिक होने का दावा किया था, वो असल में उस गाड़ी का मालिक था ही नहीं। सचिन वाजे पर पहली बार आरोप नहीं लगा है, वो पहले भी कई आरोपों में घिर चुके हैं, लेकिन इस बार मामला जरा संगीन है, क्योंकि मुद्दा देश के सबसे बड़े उद्योगपति की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा मामला होने के बाद भी अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस वारदात को अंजाम देने के साथ साथ सबूतों को मिटाने की भी पूरी प्लानिंग हुई है। लेकिन सर, आपको मालूम कि कौन सा सीडीआर और क्या है? आप उनके साथ कांटेक्ट में थे सर? मनसुख हिरेन अभी पहले से, इससे पहले, ये इंसिडेंट के पहले 2000 थाने में वो उनका दुकान है। क्योंकि विस्फोटक से भरी गाड़ी पार्क करने वाला हाई सिक्योरिटी जोन में सीसीटीवी में नहीं पकड़ा गया। जिलेटिन के लूज छड़े लाया, क्योंकि डिब्बे में बारकोड होता है जिससे खरीदने वाले की पहचान हो जाती है। उसने चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल किया। गाड़ी में जो नंबर प्लेट लगाई वो फर्जी थी, और यहाँ तक कि चेसिस नंबर भी मिटा दिया। अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक पहुंचा देना ही कोई छोटा मामला नहीं है। इसके बाद विस्फोटक पहुंचाने वाले शख्स ने जिस तरह से सबूत मिटाए, उससे यह पता चलता है कि वो गुनाहों की दुनिया और सबूतों के खेल का अच्छा जानकार है। शायद यही वजह है कि अब तक इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस के हाथ खाली हैं। अब मामला यहीं तक नहीं रह जाता ना। गृह मंत्री देशमुख महाराष्ट्र के बता रहे हैं कि जिस मनसुख हिरेन ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी का मालिक होने का दावा किया था, वो असल में उस गाड़ी का मालिक है ही नहीं। इस गाड़ी का असली मालिक कोई सैम नाम का शख्स है। देशमुख के मुताबिक सैम ने गाड़ी का इंटीरियर करने के लिए मनसुख हिरेन को अपनी गाड़ी दी थी, लेकिन इंटीरियर होने के बाद सैम पैसा नहीं दे पाया था, और इसीलिए मनसुख ने सैम की गाड़ी वापस नहीं की और उस पर अपना दावा कर दिया, और इसी तरह वो मालिक हो गया। हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। अब बंगाल की लड़ाई की तरफ बढ़ते हैं। बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी अपनी सीट का ऐलान कर देती है, शंखनाद कर देती है चुनाव का। ममता आज ऐलान करती हैं कि वो 2 सीटों से नहीं बल्कि सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ेगी, और वो सीट नंदीग्राम होगी। नंदीग्राम से ही बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी को उतारा जा सकता है। यानी इस बार बंगाल के चुनाव पर किसी की नजर अगर टिकी तो वो नंदीग्राम के संग्राम पर होगी। ममता खुलेआम मोदी और अमित शाह को चैलेंज दे रही है। बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। ममता को घेरने के लिए बीजेपी कौन सा चक्रव्यूह तैयार कर रही है, हमने यही समझाने के लिए आपके लिए खास ये रिपोर्ट तैयार की है मास्टर स्ट्रोक में। भारत माता की। फोर्थ को इधर भेज देने बोलो, उसमें भी अमित शाह नहीं कर पाएगा, नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएगा। नंदीग्राम से ममता दीदी
ममता दीदी को हराएंगे शुभेंदु अधिकारी जी। खेलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बंगाल वाली दीदी की हुंकार के साथ पश्चिम बंगाल की चुनावी बिसात बिछ गई है और इसी के साथ ये साफ हो गया कि बंगाल का असली चुनावी रण इस बार नंदीग्राम में होगा। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। नंदीग्राम के संग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच जोरदार मुकाबला होगा क्योंकि यहां से शुभेंदु का टिकट तय माना जा रहा है। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जो हर चुनावी मंच से ममता बनर्जी को हराने की ताल ठोक रहे हैं। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো আমি। আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। लेकिन नंदीग्राम के इस संग्राम के बीच जो समझने वाली बात है वो ये है कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट को छोड़ा क्यों। सबसे पहली बात तो यह है कि भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों। एक तरह से ये बीजेपी को सीधा संदेश है कि शुभेंदु उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अलावा कुछ और बहुत अहम वजह हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप बंगाल के चुनावों पर नजर दे रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट को ममता बनर्जी की परंपरागत सीट माना जाता है। ममता बनर्जी ने यहां से पिछले 2 चुनाव जीते हैं। 2011 के उपचुनाव में ममता को भवानीपुर में 77.4% वोट मिले थे। ममता बनर्जी 54,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव यहां पर जीती थी, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता को सिर्फ 47.6% वोट मिले और ममता 25,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि भवानीपुर में ममता की पकड़, पॉपुलैरिटी कमजोर हो रही है वो ग्राफ। और माना जा रहा है कि इसके पीछे भवानीपुर सीट के गैर बंगाली मतदाता है, क्योंकि वहां गैर बंगाली मतदाताओं में गुजरातियों की बहुत बड़ी संख्या बताई जा रही है। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से वोटर हैं, क्योंकि कोलकाता के कालीघाट इलाके वाला ममता बनर्जी का घर भी भवानीपुर विधानसभा में आता है। सियासी समीकरण के चलते उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि दीदी को हार का डर सता रहा है। शुभेंदु अधिकारी जी को अगर नंदीग्राम से जो है वो वही उनका गढ़ है, अगर वहीं से उन्होंने पहले कह चुके हैं कि अगर उनको वहाँ से टिकट मिली तो वो वहाँ से लड़ेंगे और 50,000 वोट से ममता दीदी को हराएंगे। अगर किसी वजह से कोई और नंदीग्राम से लड़ा तो भी उन्हीं को भी 50,000 वोट से वो जिताएंगे, ये भी वो कह चुके हैं। ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से खुद न लड़कर जिसे मैदान में उतारा है उसका नाम है शोभन देव चट्टोपाध्याय, जो ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं और फिलहाल ममता सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। बांग्ला शासन करबे बांग्लार मानुष, बांग्ला बहिरागत गुंडाদের দিয়ে शासन करते देबो ना। रही बात नंदीग्राम की, तो नंदीग्राम में ममता के चुनाव लड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि नंदीग्राम के आंदोलन ने ही ममता बनर्जी को 2011 में बंगाल की सत्ता तक पहुंचाया था। नंदीग्राम सीट में 34% मुस्लिम मतदाता हैं, जिन्हें लेकर ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगता आया है। आज भी ममता बनर्जी ने जब टीएमसी के 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो उसमें 42 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। 2011 के चुनाव में टीएमसी ने 39 मुस्लिमों को टिकट दिया था और 2016 में 51 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था। लेकिन दीदी से जब एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। दीदी बीजेपी दावा कर रही है 200 से ज्यादा सीट जीतेगी और आप और जीतेगी तो आपको टिकिया खिलाएंगे कुछ। बीजेपी के 200 प्लस वाले दावे पर ममता बनर्जी चुटकी ले रही हैं और दावा कर रही हैं कि उनके पीछे शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे कई नेताओं का समर्थन है। इस पर बीजेपी ने उन्हें कौरवों की सेना बता दिया है। महाभारत के युद्ध में भी बड़ी संख्या में कौरव सेना के पक्ष में लोग खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन विजय पांडवों की हुई थी। इधर ममता बनर्जी खुलेआम पीएम मोदी और अमित शाह को ललकार रही हैं, तो बीजेपी बंगाल जीतने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रही है। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में 7 मार्च को पीएम मोदी रैली करने जा रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी का पोस्टर भी जारी हो चुका है।
इसमें बीजेपी ने नारा दिया है, असली परिवर्तन के लिए बीजेपी का अभियान ब्रिगेड चलो। इसके अलावा 26 और 27 मार्च को पीएम मोदी बांग्लादेश जा रहे हैं। जाहिर है बांग्लादेश से पीएम मोदी का संदेश पश्चिम बंगाल भी पहुंचेगा, जहां 27 मार्च को पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। बिगेस्ट रैली होगी ये पश्चिम बंगाल की देखना। मुझे लगता है कि देश में भी शायद इतनी बड़ी रैली नहीं हुई होगी, इतनी बड़ी रैली होगी। कोट करते हैं कांग्रेस वाले, कहते हैं कि साहब 1972 में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान थे और इंदिरा गांधी थी, उन्होंने रैली की थी तो 10 लाख से ज्यादा की ऐतिहासिक भीड़ इकट्ठा हुई थी। क्या वो भी तोड़ने का प्लान? निश्चित रूप से वो टूटेगा, वो इतिहास भी टूटेगा। आपने अभी सुना ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाएंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी करीब साल भर बाद विदेश दौरे पर जा रहे हैं। बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि जिस दिन पीएम मोदी बांग्लादेश में रहेंगे, उसी दिन पश्चिम बंगाल और असम में वोट डाले जाएंगे। और माना यह जा रहा है कि बांग्लादेश में वो मतुआ समुदाय को साधने की कोशिश करेंगे। 27 मार्च को पीएम मोदी मतुआ समुदाय के लोगों से मिलेंगे। मतुआ समुदाय के धर्मगुरु हरिचंद्र ठाकुर उनकी जन्मस्थली पर भी जाएंगे। मतुआ समुदाय के लोग पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है, काफी अहमियत रखते हैं। बांग्लादेश से सटे हुए उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और नादिया में इस समुदाय के बहुत लोग रहते हैं, जो 47 के बाद से बांग्लादेश से आकर हिंदुस्तान में रहने लगे। पश्चिम बंगाल की 21 सीटों पर इन वोटर्स का हार जीत का मामला होता है। सीएए कानून से मतुआ समुदाय के लोग बहुत बड़ा फायदा जाहिर कर रहे हैं। मोदी बांग्लादेश में समुदाय के जरिए बंगाल की जीत की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश जरूर करेंगे। और अब बात जरा उस जन जागरण की कर ले जो अहमदाबाद की आयशा की आत्महत्या के बाद पूरे देश में हो रहा है। दहेज पूरे देश की और हर धर्म की समस्या है, लेकिन आवाजें अभी सिर्फ मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से उठ रही है। 2 दिन पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने खरी खोटी सुनाई थी और अब मस्जिदों से भी दहेज लेने को हराम बताया जा रहा है। आप देखिए ये तस्वीरें। सुकून से जाना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो 2 तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। महज 23 साल की आयशा ने यह सोचा भी नहीं होगा कि उसकी खुदकुशी मुस्लिम समाज के लिए जन जागरण साबित होगी। मेरे से गलती कहाँ रह गई? माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कई कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। जिस अंदाज में आयशा ने वीडियो बनाकर खुदकुशी की, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। बाद में यह खुलासा हुआ कि आयशा का पति लगातार दहेज की मांग करता था, इसीलिए अपने समाज के ऐसे दहेज लोभियों पर पहले असदुद्दीन ओवैसी भड़के और अब लखनऊ में जुमे की नमाज में दहेज लेना या मांगना हराम बताया गया है। दहेज का मुतालबा करना मुकम्मल तौर पर गैर शरई है, नाजायज है, और न सिर्फ ये कि नाजायज है बल्कि हराम है। मजहब इस्लाम में इस बात की वजाहत की गई कि मर्दों कि वो अपनी सलाहियत से रोजी रोटी कमाएं और अपनी बीवी और बच्चों के जो हुकूक हैं उनको अदा करें। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो दहेज मांगेगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जुमे की नमाज में हुई इस तकरीर से इस बुराई में कमी आएगी। कि जुमे की नमाज में जो कुछ भी कहा जाता है लोग उसको रिलीजियसली सुनते हैं, रिलीजियसली फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो लिहाजा हम लोग को पूरी उम्मीद है कि अगर इस सिलसिले में मस्जिदों के जरिए से मेहनत की जाएगी तो इसमें कामयाबी मिलेगी। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी भी आयशा की मौत के बहाने दहेज लोभियों को खरी खोटी सुनाकर देश भर के हीरो बने हुए हैं। कितने औरतों को तुम मारोगे? कैसे तुम मर्द हो जो बच्चियों को मार रहे हो, उनकी जानें ले रहे हो? क्या तुम में इंसानियत मर चुकी है? तुम कहते हो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। अरे शर्म से डूब मरो। तुम रसूलुल्लाह के उम्मती हो और अब बच्ची को मारते हो, उस बच्ची से जहेज का मुतालबा करते हो। अरे इस्लाम में जहेज का मुतालबा करना हराम है, हराम है, हराम है।
ओवैसी की कही बातों पर उनकी तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि दहेज की ये समस्या सिर्फ मुसलमानों की हो ऐसा नहीं है। ये पूरे देश के सभी धर्मों की समस्या है, लेकिन मुख्य तौर पर दहेज वाली ये कुरीति 5 राज्यों में ज्यादा है। साल 2019 में देश में कुल 7,115 दहेज हत्याएं हुई, जिसमें से सिर्फ 5 राज्यों में 4,976 दहेज हत्याएं हुई। ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, जहां कुल दहेज हत्याओं के 70% मामले हुए हैं। दहेज एक सामाजिक बुराई है और कुछ राज्यों में तो लड़के की नौकरी और पद के हिसाब से दहेज की मांग की जाती है। जैसे बैंक पीओ के लिए 10 से 30 लाख रुपए, बैंक क्लर्क के लिए 7 से 10 लाख रुपए, प्राइवेट नौकरी है तो 4 से 10 लाख रुपए कैश और गाड़ी, लड़का क्लास 2 ऑफिसर है तो दहेज 15 से 20 लाख रुपए मांगा जाता है, लड़का अगर आईपीएस है तो 50 से 75 लाख रुपए तक का रेट है, और अगर लड़का आईएएस है तो 60 लाख से 2 करोड़ तक की मांग होती है। इसीलिए इस बुराई का खात्मा जरूरी है। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।